हेलो एवरीवन, आप सभी का फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रवाद क्या है और यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फला फूला और विकसित हुआ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि उस राष्ट्रवाद का परिणाम क्या हुआ और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव देखने को मिला। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा उसमें पहला होगा यूरोपीय क्रांति, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का हमने देखा उसके कारण यूरोप में कहाँ कहाँ क्रांति हुआ। दूसरा देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1948, यानी कि जब 1848 में जब क्या हुआ कि फ्रांस में क्रांति हुआ। ठीक है, और एक जो अगला पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और अगला किसके बारे में जानेंगे कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि 1830 की यूरोपीय क्रांति। ठीक है, यानी कि 1830 के समय, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1815 में वियना कांग्रेस के साथ फिर से नेपोलियन का जो सत्ता था उसको खत्म कर दिया गया था और बुर्बो वंश का शासन फिर स्थापित हो गया था। तो फिर क्या हुआ, उसमें कुछ कमियां रही और जिसके कारण फिर से यूरोप में और खासकर फ्रांस में क्या हुआ, क्रांति हुआ। तो देखते हैं, नेपोलियन के पतन के पश्चात फ्रांस में पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश की शासन स्थापित हुआ। यानी कि जब फ्रांस में क्या हुआ कि नेपोलियन की हार हो गई, नेपोलियन हार गया, तो क्या हुआ कि वहां वियना कांग्रेस बुलाई गई। क्या किया गया, वियना कांग्रेस बुलाई गई ऑस्ट्रिया की राजधानी में, और वहां मेटरनिक के नेतृत्व में क्या किया गया कि फ्रांस में फिर से फ्रांस के शासक फिर किसको बना दिया गया, बुर्बो राजवंश के। किसको, तो लुई 18वें को। कब, तो याद रखिएगा 2 जून 1814, 2 जून 1814 को लुई 18वां, यानी कि लुई 18वां किससे आते हैं, तो बुर्बो राजवंश से आते थे। उनको फ्रांस की गद्दी पर क्या कर दिया गया, बैठा दिया गया, यानी कि उनको फिर से वहां का राजा बना दिया गया। 2 जून 1814 को लुई 18वां द्वारा तैयार किया गया यह संवैधानिक दस्तावेज, यानी कि उन्होंने जब क्या हुए फ्रांस के राजा बने तो उन्होंने एक क्या लाया अपने तरफ से सुधार के लिए, अब एक संवैधानिक सुधार लाए। तो एक संवैधानिक दस्तावेज फ्रांस की पुरानी निरंकुशता, यानी कि जो 1789 के पहले जो राजा थे, उनके जो विचार थे, उनके सत्ता करने की जो सत्ता चलाने की जो कार्य प्रणाली थी, उस यानी कि उस निरंकुशता और नए क्रांतिकारी विचारों को, यानी कि 1789 में हुए क्रांतिकारी विचार या उसके बाद जो सत्ता चली, उसमें लोग जो आम लोग जुड़े और क्रांतिकारी जुड़े, उनके क्रांतिकारी विचारों को एक बीच का संतुलन देने का प्रयास किया। यानी कि लुई 18वां ने क्या किया कि वह पुराने विचारों को भी और नए क्रांतिकारी विचारों को, दोनों को समन्वय बना के मिलाकर चलने का प्रयास किया। ठीक है, पर क्या हुआ कि 1824 में क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, तो लुई 18वां की मृत्यु हो गई। कब, 1824 ईस्वी में। 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि तो लुई 18वां की मृत्यु के पश्चात उसका राजगद्दी चार्ल्स दसम को मिल जाता है। यानी कि चार्ल्स दसम जो थे वो लुई 18वां की मृत्यु 1824 में, जब किनका मृत्यु हो जाता है, 1824 में जब किसका मृत्यु हो जाता है, लुई 18वां का, तो उसके बाद उनके उनके जगह पर राजा कौन बनते हैं, तो चार्ल्स दसम। ठीक है, वह एक स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासक था। माने वह एक स्वेच्छाकारी, मतलब कह सकते हैं कि वह अपने विचारों को, अपने बातों को मनवाना जानता था। वह किसी दूसरे के विचार को सुनना पसंद नहीं करता था, और निरंकुश था, यानी कि थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो क्या बोलते हैं, उदारवाद नहीं था, हिंसक व्यक्ति कह सकते हैं,
वह पुरानी व्यवस्था को फिर से फ्रांस में लागू करना चाहता था। कौन सा व्यवस्था? तो वह निरंकुशवाद वाला, यानी कि वह राजा पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो, राजा के मन में जो आए वो करे, नहीं, इस विचार का वो क्या था, पोषक था, समर्थक था, कि वो चाहता था कि क्या आ जाए, पुरानी व्यवस्था आ जाए। और वियना कांग्रेस में सम्मेलन में भी यही राय हुआ था कि पूरे यूरोप में किस प्रकार का शासन आ जाए, तो पुरातन व्यवस्था वाला, न पुराने समय वाला क्या आ जाए, व्यवस्था फिर से लागू हो जाए। राजा बनते ही उसने उदारवादियों का दमन करना शुरू कर दिया, यानी क्योंकि वह तो कट्टरवाद था, निरंकुशवाद था, तो उसने उदारवादियों का, जो उदारवाद उदार के वाद चाहते थे, उनका क्या करने लगा, दमन करने लगा, यानी कि उनको मारने लगा, जेल में डाल दिया। जनता की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि जो जनता, जो 1789 के क्रांति के पश्चात जो फ्रांस में बहुत सारे जनता को क्या मिले थे, छूट मिले हुए थे, उसको क्या करा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यह काम लुई 18वां ने नहीं किया, किसने आकर किया, चार्ल्स दसम ने इस काम को शुरू किया। फलतः यानी कि इसका परिणाम क्या रहा, इसका परिणाम रहा कि चार्ल्स के विरोध में चार्ल्स का विरोध बढ़ने लगा, परंतु चार्ल्स ने अपने विरोध को की परवाह नहीं की। तो क्या हुआ कि चार्ल्स का जैसे उसने क्या किया, जनता के स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया, उदारवादियों को क्या किया, दमन किया, यानी कि उनको मार दिया गया, जो जिसको जेल में डालना था जेल में डाल दिया गया। तो इस कारण से जनता क्या हुए, चार्ल्स दसम के विरोध करने लगी। पर क्या हुआ, चार्ल्स दसम ने इस विरोध का कोई परवाह नहीं किया, यानी कि वो ध्यान ही नहीं दिया कि कोई जनता विरोध कर रही है, उसको लग रहा था कि इसके विरोध का कोई प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कहता था, उसका कहना था कि इंग्लैंड में राजा की तरह शासन करने से तो मैं लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि उसका मानना था कि इंग्लैंड के जो राजा हैं, वो क्या करते हैं, जनता को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा छूट दिए हुए हैं, नहीं, तो उसका मानना था कि इंग्लैंड में शासन करने से अच्छा है कि हम लकड़ी काटे, माने हम शासन न करें ना, वही बात था। पर क्या हुआ, परिणाम क्या रहा, 1830 में चार्ल्स दसम ने पोलीग्रेक नामक एक कट्टर प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसने क्या किया कि एक क्या नाम था, पोलीग्रेक, एक व्यक्ति था जो क्या था, प्रतिक्रियावादी था, मतलब समझ लीजिए कि पुरातन व्यवस्था मानने वाला, निरंकुशवाद को मानने वाला व्यक्ति था। और उसको क्या कर दिया, इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बना लिया। किसने, तो चार्ल्स दसम ने इसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया। देखते देखते विद्रोह की अग्नि सारे फ्रांस में फैल गई। जैसे ही इसको प्रधानमंत्री बनाया गया, ये प्रधानमंत्री बनते ही जितने भी 1789 की क्रांति के तहत सुधार लाए गए थे, उन सभी सुधारों को निरस्त करके, आम जनता की आजादी को खत्म करके ना, एक नए कानून लाने का प्रयास किया। किसने, यह पोलीग्रेक ने, ठीक है। तो उसके विरोध में क्या हुआ कि विद्रोह फैल गया, पूरे फ्रांस में क्या हो गया, विद्रोह पैदा हुआ ना, किसके विरोध में, चार्ल्स दसम और पोलीग्रेक के विरोध में। 26 जुलाई 1830 को रात भर पेरिस क्रांति के नारों से गूंजता रहा। पेरिस यानी कि फ्रांस की राजधानी, क्रांति के नारों से गूंजता रहा। राजा के सैनिक जनता के विद्रोह को नियंत्रित नहीं कर सका, यानी कि जो राजा चार्ल्स दसम के जो सैनिक थे, वो जनता का जो विद्रोह था उसको कभी वो क्या कर नहीं कर पाया, नियंत्रित नहीं कर पाया। अनेक सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिक इन झड़प में, जनता और राजा के सेना की झड़प में बहुत सारे सैनिक मारे गए, और बहुत से सैनिक क्या हो गए, क्रांतिकारियों के साथ हो गए, यानी कि बहुत सारे सैनिक राजा का साथ छोड़ के और जनता के साथ हो लिए। नहीं, 27 जुलाई 27 से लेकर 29 जुलाई तक जनता और राजा के सैनिकों में संघर्ष चलता रहा। ये 3 दिन फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली दिन कहा जाता है, ठीक है। कौन सा दिन,
तो 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के 3 दिन, जिसमें क्या हुआ कि आम जनता और राजा के सैनिकों के बीच में क्या होते रहा, संघर्ष होते रहा, जिसमें कई सैनिक मारे गए और इसी संघर्ष का परिणाम रहा कि बहुत सारे सैनिक क्या हुए, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। ठीक है, तो यह 3 दिन फ्रांस के इतिहास में क्या माना जाता है, गौरवशाली दिन माना जाता है। यह 3 दिन, कौन सा दिन, 29 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई। ठीक है, जनता ने पेरिस पर अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी कि इन झड़प के बाद क्या हुआ, जनता क्या कर रहा, फ्रांस की राजधानी पेरिस पर क्या किया, अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा की पराजय हो गई, यानी कौन, चार्ल्स दसम हार गए, किसके हाथों, जनता के, आम जनता के ने जो विरोध किया उसके दौरान वो हार गए। अंत में चार्ल्स दसम को 31 जुलाई को पेरिस छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। अंत में क्या हुआ कि याद रखिएगा 31 जुलाई को, 29-30 तक तो यह हुआ, 27-28-29 को यह झड़प हुआ, 30 को पेरिस पर कब्जा हुआ, जिसके कारण 31 जुलाई को पेरिस छोड़कर वो कहां भाग गए, वही इंग्लैंड जहां यह लकड़ी काटना चाहते थे, तो शासन नहीं कर सकते थे, उसी शासन में चले गए। अगला देखते हैं 30 जुलाई 1830 की क्रांति जुलाई में हुई थी। 1830 की क्रांति कब हुई थी, जुलाई महीने में आरंभ हुई थी, इसलिए इसे जुलाई क्रांति भी कहते हैं। यानी कि 1830 की क्रांति को जुलाई क्रांति भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सभी जो क्रांति हुआ, विद्रोह पैदा हुआ, ये कब, किस महीने में हुआ, जुलाई महीने में। इस क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया, यानी इस क्रांति के बाद जो फ्रांस में बुर्बो राजवंश था, नहीं, वो खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आर्लेंस वंश का लुई फिलिप की राजगद्दी सौंप दी गई, यानी कि बुर्बो वंश राजवंश खत्म होने के बाद क्या हुआ, एक वहां और वंश था, कौन सा, आर्लेयंस वंश, उसके कौन से राजा बने, तो लुई फिलिप को क्या किया गया, 1830 के क्रांति के बाद वहां की राजगद्दी सौंप दी गई। और मेटरनिक का क्या कहना था फ्रांस के बारे में, तो कहना था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ये बात सही है, क्योंकि यूरोप में जब जब फ्रांस में कुछ घटना घटी, उसके आसपास में सभी देशों पर उसका प्रभाव पड़ा, ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जर्मनी पर पड़ा, इटली पर पड़ा, ब्रिटेन पर पड़ा, यानी कि यूरोप के सभी देश इसके क्रांति से, इसके आंदोलन से पूरे यूरोप के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ता था। अगला आता है फ्रांस के क्रांति कब, 1848, यानी कि फिर क्या हुआ, 1848 तक जात जात फिर से व्यवस्था वही हो गया, जो भी राजा थे उनमें फिर क्या हुआ, जनता के प्रति संवेदना नहीं बची, नहीं, और फिर क्या हुआ, घटना घटी। 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस के सम्राट बन गए, यानी आर्लेंस वंश के शासक था कौन, लुई फिलिप, इस फिर क्या बना, फ्रांस के राजा बन गया। लुई फिलिप एक उदारवादी, क्या था, उदारवादी शासक था, मतलब यह थोड़ा सा जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाला, परंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी मतलब अपनी फायदा समझने वाला, अपनी जो हर चीज में क्या देखे, नुकसान और फायदा देख के काम करने वाला। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों को अपने साथ रखा पसंद किया, और अपने साथ रखना पसंद किया। लोग उसकी सरकार को धनिकों की, यानी कि पैसे वालों की, धनिकों के लिए और धनिकों के द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र को कहा जाता है जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन। उसी प्रकार लुई फिलिप के शासन को क्या कहा जाता था, धनिकों के लिए और धनिकों के द्वारा किया गया शासन कहा जाता था। संचालित सरकार कहने लगे लुई, और उसकी सरकार की आलोचना होने लगी, यानी जनता उनका क्या करने लगा, विरोध करने लगा, उनके बारे में बात करने लगी। आलोचना करने का मतलब उनके जितने भी बुराइयां है उसको कहना या बताना, कमियों को बताना। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848, याद रखिएगा 22 फरवरी 1848 को सुधारवादी दलों के नेता थियर्स के नेतृत्व में
1848 में 48 में क्या हुआ कि सुधारवादियों दल यानी जो चाहते थे कि फ्रांस में सुधार हो, उसके नेता थे कौन से, थियर्स, ठीक है, ने नेतृत्व में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन हुआ। कहाँ, पेरिस में। पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन हुआ। लुई ने इस पर रोक लगा दी, यानी कि लुई फिलिप यह इस नहीं चाहते थे और उसने इस भोज पर रोक लगा दी। क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर कर शवों के साथ प्रदर्शन किया, यानी कि इसके कारण क्या हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने राजमहल को घेर लिया और क्या किया, उसके विरोध में क्या किया, प्रदर्शन करने लगे, ठीक है। 24 फरवरी, याद रखिएगा यह घटना कब का था, 22 फरवरी का। तो फिर क्या होता है कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दी और इंग्लैंड चला गया, ठीक है। ये भी क्या हुआ, लुई फिलिप क्या करता है कि 22 फरवरी को आंदोलन शुरू होता है, 24 फरवरी को ये क्या करता है, राजगद्दी त्यागता है और फिर ये भी कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, जिसके कारण जिससे क्या होता है, 1848 का क्रांति पूरा होता है। क्रांतिकारियों ने फ्रांस के द्वितीय गणराज्य की स्थापना की। पहला गणराज्य कब स्थापित हुआ था, तो 1789 का। प्रथम गणराज्य कब होगा, प्रथम गणराज्य कब होता है, 1789 में। और द्वितीय गणराज्य कब होगा, 1848 में, ठीक है। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को, यहां याद रखिएगा, पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया। 1789 या उस क्रांति में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, पर क्या हुआ कि जब क्या हुआ कि द्वितीय गणराज्य हुआ, इसमें क्या किया गया कि 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को, फिर यहाँ एक वर्ग को नहीं दिया गया जो महिलाएं थी, महिलाओं को यहाँ फिर से वोट देने का अधिकार नहीं मिला, ठीक है। नवंबर में द्वितीय गणराज्य का नया संविधान बना। कब, यह घटना कब हुआ, फरवरी में यह आंदोलन शुरू हुआ था और समाप्त भी हुआ। पर नवंबर में क्या हुआ कि द्वितीय गणराज्य का क्या बना, संविधान बना, संविधान बनाया गया, लिखित संविधान। गणतंत्रवादियों के नेता जिनका नाम था अल्फांसो डी लामार्टिन और सुधारवादियों का नेता कौन थे, लुई ब्ला, यह दोनों नेता थे। यानी कि एक गणतंत्रवादी हो, यानी कि वह केवल चाहते थे कि क्या मिले, जनता को राजनीति करने को मिले, सुधार हो, वोट देने का अधिकार मिले ना। और यह चाहते थे कि सभी में सुधार हो, जैसे राजनीति में हो उसी प्रकार आर्थिक क्रियाओं में हो, समाज में हो ना। यह ऐसे नेता थे, यह सभी में बदलाव चाहते थे और यह केवल सत्ता में यानी राजनीति में बदलाव चाहते थे, ठीक है। तो इसके नेता थे अल्फांसो डी लामार्टिन और इसके नेता थे लुई ब्ला। दोनों में क्या हुआ, मतभेद आरंभ हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग चाहते थे, अलग अलग नहीं चाहते थे, फिर भी थोड़ा सा उनमें दोनों में, क्योंकि यह सीमित मात्रा में चाहते थे, कुछ बदलाव करके और सत्ता को ऐसे चलने देना चाहते थे। और यह हर समस्या में क्या करना चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे। 1852 में लुई नेपोलियन द्वितीय फ्रांस का सम्राट बन गया। तो इन दोनों में क्या हुआ, मतभेद आरंभ हुआ। उस मतभेद का फायदा उठा के 1852 में क्या हुआ, लुई नेपोलियन ने लुई नेपोलियन द्वितीय फ्रांस का क्या बन गया, फिर से सम्राट बन गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस को पुरातन व्यवस्था का अंत किया, इस क्रांति ने न कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि कहां कहां, इटली को प्रभावित किया, जर्मनी को प्रभावित किया, ऑस्ट्रिया को किया, हॉलैंड में विरोध पैदा किया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति के प्रभाव में आए। ऑस्ट्रिया में भी मेटरनिख की सरकार चली गई। तो इसीलिए याद रखिएगा, मेटरनिख युग कब से कब रहा, तो 1815 से लेके 1848, जब पहला नेपोलियन हार गया
और पहला नेपोलियन हारा और बुर्बो वंश का राज स्थापित किया वियना कांग्रेस के साथ से लेकर, और कब, जब फ्रांस की क्रांति 1848 तक मेटरनिख पूरे यूरोप का एक मुख्य नेता बना रहा, पर 1848 की क्रांति के साथ उसके भी युग का अंत हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मेटरनिख कहता भी था, क्या कहता था कि जब यूरोप छींकता है तो पूरे क्या हो जाता है, यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है जब फ्रांस छींकता है तो, यानी कि फ्रांस में कुछ भी अगर बदलाव होता है उसका प्रभाव इन यूरोप के सभी देशों पर पड़ा और पड़ता था। अगला हम देखेंगे किसके बारे में, यूनान में। इसके साथ साथ पैरेलल कहाँ स्वतंत्रता संग्राम की मांग चल रही थी, यूनान में, क्योंकि फ्रांस के में बहुत सारा बदलाव हो रहे थे, इसके प्रभाव में यूनान या पूरे आसपास के सभी देश थे। एक घटना याद रखिएगा 1453, यही है जो यूरोप में बदलाव का कारण बनता है। 1453 क्या होता है कि 1453 में सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया, जिसको उस्मानिया साम्राज्य भी कहते हैं। याद रखिएगा 1453, अगर इतिहास के यानी दुनिया में इतिहास के कुछ घटनाओं को याद रखा जाए, उसमें एक घटना यह भी है 1453। जैसे फ्रांस की क्रांति को याद रख सकते हैं आप, तो उसी प्रकार यह 1453 भी बहुत बड़ी घटना रहा। उसमें क्या हुआ कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य दो भागों में बटा था, तो एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य लगभग 700 750 ईस्वी के आसपास में खत्म हो गया था। पूर्वी रोमन साम्राज्य जो था वो 15वीं शताब्दी तक बना रहा, पर 1453 में क्या घटना घटा कि इसी के कुस्तुनतुनिया, उसी के आसपास में एक जगह था तुर्की ना, तो तुर्की में ऑटोमन्स ना, उस्मानिया एक कबीला समझ लीजिए वो था, और उसने क्या किया कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पे इस वर्ष में कब्जा कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, उस पूरे रीजन पर किसका कंट्रोल हो गया, तुर्की का हो गया। अब तुर्की जो है वो धर्म से, तुर्की लोग किस धर्म को मानता था, इस्लाम धर्म को मानता था नहीं। इसका प्रभाव क्या पड़ा, जब कुस्तुनतुनिया पर 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हो गया, इसका प्रभाव क्या पड़ा कि पूरे यूरोप में जो क्या था, ध्यान से समझिए कि यूनान का क्या प्रभाव था। यूनान एक प्राचीन संस्कृति वाला देश था, यानी कि यूरोप में जितनी भी संस्कृति, रहन सहन या जो भी आप देखते हैं, यूनानी सभ्यता की साहित्य, यानी कि यूरोप के जो साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य जो पुराने जमाने को देखते हैं, वह भी यूनान में विकसित हुआ। विचार, बहुत बड़े बड़े दर्शन को आप समझिएगा, जैसे कि आपने सुना होगा, नाम सुना होगा किसके बारे में, सिकंदर के बारे में नहीं, उसके बाद आप सुने होंगे किसको कहते हैं, वो सिकंदर के गुरु थे आपके एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बारे में नहीं, या सुकरात के बारे में, यह सब कहाँ बड़े हुए या विकसित हुए, यानी कि दर्शन विकसित हुआ, तो यह सब यूनान में हो रहा था। ठीक है, तो यूनान क्या रहा, पूरे यूरोप के लिए क्या रहा, साहित्यिक प्रगति का केंद्र बना रहा, विचार, दर्शन, कला, ठीक है, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के प्रेरणा स्रोत रहे। यानी कि यूरोप में जितने भी क्या थे, ज्ञान, कला, दर्शन का विकास हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूनान में। तुर्की साम्राज्य कमजोर हुआ और पतनोन्मुख होने लगा, यानी कि अब क्या हुआ, तुर्की साम्राज्य बना कब, 1453 में, और हम जब बात कर रहे हैं यह 18वीं शताब्दी की, मतलब 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 1800 की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ कि तुर्की साम्राज्य उतना समय लगभग कितना 400 साल, लगभग 400 साल के आसपास में शासन करने के बाद, वो 350 साल से लेकर 400 साल कह सकते हैं, तो लगभग उतना शासन करने के बाद धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा, उसमें बहुत सारी कमियां आने लगी, क्योंकि जब साम्राज्य होते हैं तो शुरुआती दिनों में उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे बात होते हैं, पर धीरे 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 उसमें बहुत सारी कमियां आने लगती हैं।
तो पतनोन्मुख हो गया, यानी कि समाप्त होने के कगार पर आने लगा। इसकी दुर्बलता के कारण तुर्की, इसकी दुर्बलता के कारण क्या हुआ, कौन, जब तुर्की साम्राज्य ना, उस्मानिया साम्राज्य दुर्बल हो गया, इसलिए उसको क्या कहा जाने लगा, यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। किसको, तुर्की को। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, कहलाने लगा, यानी कि उसके कमजोरी के कारण वह क्या हुआ, पूरे यूरोप में वो मरीज के नाम से जाना जाने लगा। कौन, उस्मानिया साम्राज्य। यूनान धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर एक अलग पहचान रखता था। जैसे तुर्की साम्राज्य में था, पर वह एक अलग पहचान रखता था। क्यों, क्योंकि उसका धर्म अलग था। तुर्की साम्राज्य जो था वो इस्लाम को मानता था और यह क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था। उनकी नस्ल अलग थी और उनकी संस्कृति भी क्या थी, अलग थी। ठीक है, तुर्की शासन से आजाद होने के लिए यूनान वासियों ने आंदोलन शुरू कर दिए। अब तुर्की साम्राज्य से क्या होना था, उनको अलग होना था, वो अलग होना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया ना, किसके खिलाफ, तुर्की साम्राज्य के खिलाफ। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड वायरन यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गए। यानी कि इंग्लैंड में क्या हुआ था कि इंग्लैंड के एक कवि थे, क्या नाम था उनका, लॉर्ड वायरन। वह क्या हुए कि जब वह वहां स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उसके सहयोग करने के लिए वहां गए और वह उसी संग्राम में उनका क्या हो गए, शहीद हो गए, यानी कि वो मारे गए वहां। कॉन्स्टेंटाइन रिगार्ड नामक एक नेता ने गुप्त समाचार पत्रों के प्रकाशित कर यूनानियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना को क्या किया, जगाया। यानी कि क्या हुआ, एक नेता था जिसका क्या नाम था, कॉन्स्टेंटाइन रिगास नामक वो नेता था, जिसने क्या किया, पूरे यूनान में गुप्त समाचार पत्र चलाया, जानकारियां दी लोगों को, और उसके कारण क्या हुआ, यूनान वासियों में तुर्की से स्वतंत्र होने की भावना क्या हो गया, जागृत होने लगा। यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा यहाँ, यूनान को क्या कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। अगर यूनान ही क्या रहा कि वहां के कला, दर्शन, संगीत और सभी को क्या रहा, संजोए रहा और विकसित किया। यूनान में विद्रोह, ठीक है, यूनान में विद्रोह, जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। जार निकोलस जो रूस के सम्राट थे, उन्होंने क्या किया, खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। 1826 में ग्रेट ब्रिटेन, कौन कौन शामिल हो गया, ग्रेट ब्रिटेन और रूस में समझौता हुआ कि वे तुर्की यूनान विवाद में क्या करेंगे, मध्यस्थता करेंगे। तो कब हुआ, अब देखिए समय अब आने लगा, महाशक्ति शामिल होने लगे। 1826 में क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन, जो इंग्लैंड कह सकते हैं, इंग्लैंड नहीं और भी देशों के मिलने से बनता है वो, तो ग्रेट ब्रिटेन और रूस ना, जिसमें जार निकोलस यहाँ देखिए आप समर्थन कर रहा है, तो इन दोनों ने मिलकर समझौता हुआ और दोनों ने क्या कहा कि हम किसके विवाद में शामिल होंगे, तो तुर्की और यूनान, यानी कि तुर्की साम्राज्य है पर यूनानी लोग वहां क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, नहीं तो उनके खिलाफ हम क्या करेंगे, उन दोनों की लड़ाई में मध्यस्थता करेंगे, उनके विवादों को खत्म करवाने का प्रयास करेंगे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, जब बड़ी शक्ति आ जाती है अपने फायदे सोच कर ही जाती है। 1827 हुआ में ग्रेट ब्रिटेन और रूस ने पहली बार मिलीजुली सैनिक कार्रवाई करने के निर्णय लिया। ठीक है, कौन कौन, तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और रूस, यह दोनों ने क्या किया, मिलकर किस पे, तुर्की के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करना चाहता था। क्यों, क्योंकि जो यूनान था वो उसके पास कोई अपनी सेना थी नहीं, क्योंकि वो तो गुलाम था नहीं, तो इनकी मदद, यूनानियों का मदद क्यों कर रहा था, क्योंकि यह यूरोपीय थे, यह क्रिश्चियन थे नहीं, और इनकी सभ्यताएं यूनान से शुरू होता था, यूनान के वासी या यूनान में ही विकसित हुआ था। इसलिए यह चाहते थे कि कौन आजाद हो जाए, तुर्की से यूनान आजाद हो जाए। इसलिए इन्होंने कौन सी मदद देने का प्रयास किया, सैनिक मदद। ठीक है, किसने, ब्रिटेन
और रूस ने। क्या हुआ, तीनों, इसमें एक और शामिल हो गया, कौन कौन, तीनों देश, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, यह तीनों ने की संयुक्त नौसेना, यानी कि किस किस के, ब्रिटेन का, फ्रांस का और रूस का, इन तीनों का जो नौसेना था, उस मिली जुली नौसेना ने क्या हुआ, नौरीनों की खाड़ी, ठीक है, में अपने सेना भेज दी ना। ये तीनों का संयुक्त सेना वहां गया और वहां उसके सामना किससे होने वाला था, युद्ध में तुर्की, यानी कि तुर्की की सेना, और यहां देखिएगा मिस्र, किसकी सेना, मिस्र की सेना। तो नौरीनों की खाड़ी में दो पक्ष हुई, एक पक्ष से कौन रहा, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरे पक्ष में कौन रहा, खुद तुर्की, और उसका सहयोग देने आया मिस्र, क्योंकि मिस्र भी एक कैसा कंट्री बन गया था, तो इस्लामिक कंट्री बना था। तो दोनों इधर क्रिश्चियन देश हो गए और उधर इस्लाम वाले देश हो गए, ठीक है। पर इस युद्ध में जो तुर्की था उसकी बुरी तरह से क्या हो गया, हार हो गया ना, क्योंकि वहां कौन थे, दुनिया के विकसित देश थे ना, महाशक्ति थे, कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, यह शक्तिशाली थे ना। ब्रिटेन के जो नौसेना था वो दुनिया में सबसे आगे था, अव्वल था नहीं। अब इसका परिणाम क्या रहा कि रूसी सेना विजय हासिल कर कुस्तुनतुनिया की ओर बढ़ने लगा। कुस्तुनतुनिया, जहां तुर्की सेना अपनी राजधानी बना, तुर्की जो अपना राजधानी बना के रखा था ना, जिसे देखकर सुल्तान, सुल्तान याद रखिएगा यह शब्द ना, यह बहुत काम आएगा, नहीं आगे हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे जो इससे जुड़ा हुआ होगा। तो वहां के सुल्तान डर गए, किसके, कि रूसी सेना कहां बढ़ रहा है, कुस्तुनतुनिया राजधानी की तरफ बढ़ रहा है, उस पर कब्जा करेगा तो पूरा तुर्की साम्राज्य हमारे हाथ से चल जाएगा, यानी कि पूरा साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। उससे बढ़िया कि क्या करते हैं, एक जगह ही छोड़ देते हैं। तो उससे घबराकर क्या किया उन्होंने, 14 सितंबर 1829 में एड्रियानोपोल की संधि कर ली। याद रखिएगा कि एड्रियानोपोल की संधि किसके किसके बीच में हुआ, तो एड्रियानोपोल की संधि हुआ रूस, किसके बीच में हुआ, रूस और तुर्की के बीच में, और किसके बीच में, तुर्की के बीच में। कब हुआ, तो 1829 में हुआ। एड्रियानोपोल की संधि किसके किसके बीच में होता है, तो रूस और तुर्की के बीच में होता है, और कब होता है, 1830 में, जिसके कारण यह युद्ध खत्म होता है। युद्ध खत्म हुआ, युद्ध में तुर्की हारा, हारने के बाद उसको संधि करना पड़ा किसके साथ, रूस के साथ, और उस संधि का नाम क्या था, एड्रियानोपोल की संधि, ठीक है। इसको याद रखिएगा, यह आपसे प्रश्न पूछते रहता है। अगला, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम, यानी रिजल्ट क्या रहा, क्या हुआ उसका मतलब। तो 1829 में एड्रियानोपोल की संधि के द्वारा सुल्तान ने यूनान में वंशानुगत राजशाही और स्वशासित यूनान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, यानी कि जो उनके देश यूनान में तुर्की का वंशानुगत राजशाही था उसको खत्म मान लिया, और दूसरा क्या किया, स्वशासित यूनान, यानी कि अब यूनान का शासन क्या होगा, यूनानियों के हाथ में होगा, प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। 1832 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि, यानी कि कुस्तुनतुनिया तुर्की के एक, तुर्की की राजधानी वहां, तो कुस्तुनतुनिया में संधि हुआ और उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। किसने किया, तो तुर्की ने किया होगा, क्योंकि खुद उसका एक पक्ष है। फिर कौन होगा, तो रूस होगा, और कौन होगा एक पक्ष में, ब्रिटेन होगा, और कौन होगा, फ्रांस होगा ना। यह सभी ने हस्ताक्षर किए, जिसके तहत क्या हुआ, यूनानियों को, यानी ग्रीस जिसको बोलते थे, ग्रीस सभ्यता को ऑटोमन साम्राज्य की गुलामी से पूर्ण स्वतंत्रता मिली और उसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। याद रखिएगा, यह बात याद रखिएगा कि पूरे यूरोपियन कंट्री मिलकर यूनान को इसलिए विकसित, भले स्वतंत्र करना चाहते थे, क्योंकि यूनान पूरे यूरोप में सभ्यतागत और बहुत सारे तौर पर उनके लिए एक गर्व की बात थी नहीं, और उस गर्व पर, उस समझ लीजिए कि उनके जो शान हुआ करता था उस पर किसका कंट्रोल था, दूसरे के। तो जब तक यह मुद्दा उनके सामने नहीं था या उनसे कमजोर थे तब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। पर जैसे ऑटोमन यानी कि तुर्क साम्राज्य, उस्मानिया साम्राज्य कमजोर पड़ा,
तो इन्होंने उस पर हमला किया और जीत हासिल की और बदलाव लाए, और उन्होंने किसको स्वतंत्र करा दिया, तो यूनान को उसे एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1827 देखिए परिणाम क्या हुआ। 1827 में नोरिनो में युद्ध होता है। 29 में एड्रियानोपोल की संधि होती है, श्रृंखला के बाद सबके साथ एक एक करके हुआ होगा। और 1832 की कुस्तुनतुनिया के संधि वह अंतिम अंतरराष्ट्रीय समझौता था जिसने आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की। ठीक है, यानी कि 1827 में, 1826 से ही बात कर ले, 1826 में आंदोलन होता है, उसकी मध्यस्थता करने का बात करता है रूस ना और ब्रिटेन। फिर क्या होता है, 1827 में युद्ध होता है, एक तरफ तुर्की मिस्र रहते हैं, दूसरे तरफ ब्रिटेन फ्रांस और रूस रहता है, ब्रिटेन फ्रांस और रूस रहता है, युद्ध होता है। 1829 में तक आते आते हार हो जाती है किसकी, तुर्की की, तो उनको संधि करना पड़ता है किसके साथ, उन जीते हुए देशों के साथ। उस संधि में बात होती है कि यूनान को स्वतंत्र किया जाए, उसके लिए फिर अलग से होता है मीटिंग, कहाँ, कुस्तुनतुनिया में, और वहां कुस्तुनतुनिया की संधि होती है, और उस संधि के लास्ट समझौता था जिसके कारण यूनान को क्या कर दिया गया, एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की गई। ठीक है, अब इसके साथ हम अब क्या हुआ, अब हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम देखा। अब इसके प्रभाव क्या रहा कि अन्य देश भी अपने एकीकरण, इकट्ठा होना, अपना एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के प्रयास करेंगे, जिसमें एक इटली होगा, जर्मनी होगा, क्योंकि जर्मनी को भी यूरोप के ही देश, यूनान को तो चलिए यूरोप से बाहर वाले देश थे ना, तुर्की था, पर जर्मनी को और इटली को यूरोप के ही वाले देश ही क्या करते थे, उन्होंने ही गुलाम बना के रखा था, अलग अलग भागों में बांट के रखा था। तो अगला प्रयास हम लोग देखेंगे कि कैसे इटली ने अपना एकीकरण का प्रयास किया, कैसे अपना एकीकरण किया, कैसे जर्मनी ने अपना एकीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगला वीडियो जो हम लोग आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इटली का एकीकरण कैसे होगा। इसी के साथ आज खत्म होता है। आप सहयोग बनाए रखें और आपको इस पे सभी विषयों की साथ मिलते रहेगी।